एक बड़े फिल्म मेकर उन्होंने मुझसे कहा डोंट मेक दिस फिल्म नाउ, इट्स नॉट द राइट टाइम। फिल्म इंडस्ट्री में जब आपको 100 लोग कहते हैं कि कुछ मत करो, वो तो बनाना ही चाहिए। मैंने बोला तुमने क्यों नहीं भाई अपनी माँ से या बाकी लोगों से क्यों नहीं बोला? कहने आई डिड, पर सबने बोला देखो उनको तो बदल नहीं सकते हैं, वो तो ऐसे ही है, देखिए तुम कॉम्प्रोमाइज कर। ये भारतीय महिला की बहुत बड़ी व्यथा है आज की तारीख। फिल्मों में रेप सीन्स दिखाते हैं और कई बार बहुत भयानक तरीके से दिखाते हैं, वो लोगों को एक्सेप्टेबल है। मेरा बेसिक मोटो इस वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हर महीना कैसे चलने वाला है इज अ चैलेंज, घर कैसे चलेगा अगले महीने इज अ चैलेंज। ये भी खत्म नहीं हुआ, आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं, अभी चलेगा और लंबा। मुझे मालूम है फिल्म्स व्हिच इंस्पायर्ड मी टू डू दिस, वन वाज योर ताशकंद फाइल्स। Oh, really? All my professional life, I have worked with a lot of women, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, जर्नलिज्म हो, फिल्म मेकिंग हो. My interaction with girls and women has been like extraordinary. और उसके अलावा भी मैं जिस ख़ानदान से, जिस परिवार से आता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी औरतें और लड़कियाँ हैं. मैं कोएड में पढ़ा हूँ तो बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरा काफ़ी संबंध भी रहा है. एक चीज़ जो मैंने देखा है इंडिया में, कॉमन थ्रेड जो चलता है, चाहे आप रिच क्लास हैं, अपर क्लास हैं, फ्लुएंट हैं, गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी से, और मैं गांव का हूँ तो मैं गांव की भी स्थिति जानता हूँ, तो जो एक कॉमन थ्रेड मैंने देखा है वो है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन से दैट दे वर देयर डिग्निटी वॉज कॉम्प्रोमाइज व्हेन दे वर चिल्ड्रन. अब इसके अलग अलग शब्द हैं, अब आप उसको मॉलेस्टेशन बोल सकते हैं, ग्रोपिंग बोल सकते हैं, कई बार ये रेप तक भी बात पहुंचती है. एंड व्हाट इज़ रियली अपॉलिंग इज़ कि इन सब में जो परपिट्रेटर है, जो व्यक्ति ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, वो जनरली या तो फैमिली से होता है, कोई कज़न होता है. मेरी अपनी फैमिली में कई सारी मेरी नीसेस और कज़न्स हैं जिनने मुझे बात बताई है. शादियाँ होती हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, या कई बार अड़ोस पड़ोस के लोग जिनको बच्चे चाचा जी या मौसा जी या मामा जी प्यार से बोलते हैं या अंकल बोलते हैं, ऐसे लोग होते हैं. कई बार आपके दोस्त होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं. प्रॉब्लम ये क्या है, इसको क्या इसके समाधान है, क्या इसके ऊपर सरकार करती है, ये बात कभी खुल के सामने नहीं आती है. और ये हमेशा बहुत विस्पर्स में, कान में खुसफुस करके ये बात होती है. मैं भी इसको उसी नज़रिए से देखता था until a brilliant, extraordinary, one of the most courageous and bold film came जिसका नाम है यस पापा. मेरे पास सईद हसन साहब बैठे हुए हैं जो इस फिल्म के क्रिएटर हैं. आपने एक बहुत ही करेजियस, एक बहुत ही हिम्मत वाली फिल्म बनाई. मैं आपको बताता हूँ क्यों. पहली बात तो इस देश में हर आदमी फिल्म लाइन में आना चाहता है. फिल्म बनाना सबसे कठिन काम है. उसके बाद आपने फिल्म बनाई है, पर उसके ऊपर सबसे पहली फिल्म बनाना उससे भी कठिन काम है. और पहली फिल्म बना के ऐसी ओखली में सर डाल देना जिस पे मूसर पड़ने ही पड़ने हैं. मतलब हर तरह की समस्या, रिलीज़ की समस्या, मार्केटिंग की समस्या, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या. और इस सिलसिले में ऐसा हुआ है कि लोगों ने इस तरह की फिल्में बनाना छोड़ दिया है. ये आप देखिए 90 के बाद जनरली आप हिंदुस्तान में देखिए, ऐसी कोई भी फिल्म जो किसी को हल्का सा ऑफेंड करती हो, चोर को चोर बोलती हो, या जो समाज की कोई सच्चाई दिखाता हो, उस तरह की फिल्में लोगों ने डर के मारे बनाना बंद कर दिया है. एक तरफ मार्केटिंग की हाइप है, हिट और फ्लॉप के चक्कर में लोग डरते हैं फ्लॉप में नाम ना आ जाए. तो ऐसे में हिम्मत करके यस पापा नाम की फिल्म जो आपके रोंगटे खड़ा कर दे, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि ये जो है आपके आसपास घट रहा है. ये हिम्मत कहाँ से आई आपके पास? नंबर वन, मैं पहले हिम्मत से ही शुरू करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर फिल्म की बात करते हैं. जी, तो सबसे पहले हिम्मत से पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं जब आपके ऑफिस में घुसा, बड़ी खूबसूरत जगह है. मैं आते ही एट ईज़ हुआ. थैंक यू. जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी कंड्यूसिव टू दैट गुफ्तगू. इट्स वेरी कंड्यूसिव टू, आई मीन आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम हियर. वो नहीं जो फीलिंग होती है ना. तो मैंने कहा सबसे पहला थॉट जो था वो मैं आपको बता दूं
हिम्मत से पहले मैंने हाँ, ये कही गप्पों की जगह, यहाँ बैठ के हम बहुत गप्पे भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं, ग्लास भी तोड़ चुके हैं कई एक दूसरे के ऊपर फेंक के, तो हम हर तरह की बातें करते हैं। बड़ी डेमोक्रेटिक जगह है। वाह। तो क्या हुआ कि मैं थिएटर करता आ रहा था सालों से। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया था, थिएटर की बहुत महान हस्ती हैं, बड़ी नामचीन हस्ती हैं, और थिएटर से फिल्म में आए, पर उसके यानी थिएटर फिल्म करते हैं तो स्टोरी टेलर हैं। स्टोरी टेलर ही कहता हूँ मैं अपने आप को। तो हुआ यूं कि 2018 में मैं देवदास नाम का एक प्ले कर रहा था, जी, कमर्शियल, और वही देवदास जो स्टोरी है। उसको अडेप्ट किया था। उसको कृष्ण राधा मीरा का एक कॉन्सेप्ट देख के उसको मैंने अरे वाह, बनाया था। गाने नए थे, चीज़ें थी, तो बहुत सारे प्रोडक्शंस थे जो चल रहे थे। उस साल कुछ ट्रैजिक हुआ हमारी ज़िंदगी में कि वी लॉस्ट आवर सन। किस उम्र में? 8 साल का था बेटा मेरा, 2018 में। ओ। और तो वो मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया, और मेरी वाइफ जो थी, शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर सॉलेज इन लॉट ऑफ थिंग्स। सो शी सोचा कि मैं कथक सीखती हूँ, और वो ऑर्फनेजेस जाना। वो भी इसी लाइन से है क्या? नहीं, शी वॉज अ बैंकर, अरे बैंक। और बेटे के लिए नौकरी छोड़ी थी। वो 8 साल का था उस वक्त। तो वो जगह जगह ऑर्फनेजेस जा रही थी। वहाँ पे वो एक ऑर्फनेज में गई अंधेरी में, और एक लड़की से मिली हु हैड बीन, मैं वो वर्ड यूज़ करता हूँ, रेप्ड, नॉट जस्ट अब्यूज्ड बट रेप्ड बाय हर फादर। और वो बच्ची, द फादर वॉज इन जेल। तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने मुझसे आके कहा कि मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। और वो बच्ची जो थी वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी, उसने वो हिम्मत दिखाई थी। वो ऑर्फनेज ने, दे हैड गॉट द फादर अरेस्टेड, लेकिन माँ पीछे लगी हुई थी कि केस हटाओ। ये मेरे पास आई और बोली कि तुम जो ये सब लव स्टोरीज करते हो स्टेज पे, फना फना, कैन यू क्रिएट समथिंग, अपने क्राफ्ट को इस चीज़ पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी। तो मैंने फिर एक स्क्रिप्ट लिखी, आई हैड एक स्ट्रक्चर बनाया, स्क्रिप्ट लिखी। ये आपकी पहली फिल्म की स्क्रिप्ट थी? स्क्रिप्ट्स मैंने बहुत लिखी थी, लेकिन किसके मैंने लिए लिखी थी? अपने लिए लिखी थी। अच्छा। मैं थिएटर में बहुत खुश था, जी। तो मैंने कहीं वेंचर आउट नहीं किया कि किसी को पिच करूं, किसी को कुछ करूं। मैं थिएटर कर रहा था, खुश था। महीने में 15-20 शोज कर लेते थे, दुनिया घूम रहे थे। वही मेरी दुनिया थी। तो आपने फिर ये स्क्रिप्ट लिखी? ये स्क्रिप्ट लिखी मैंने, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर था कि चलो बनाते हैं इसको। तो 1-2 लोग आए, उन्होंने कहा चलो मिलते हैं लोगों से। तो जिससे मिला, जिस एक्टर से, उसने मना किया। उन्होंने कहा कि तुम तो यार लव स्टोरीज बनाते हो स्टेज के लिए, क्या पागल हो गए हो कुछ? ये क्या कहानी बनाई है तुम्हें? उन्होंने मुझे किसी फॉर्मर सेंसर बोर्ड मेंबर से मिलाया, अच्छा। जिन्होंने कहा ये फिल्म तो बैन हो जाएगी। ठान लिया था करना है। क्यों बैन हो जाएगी? इसमें क्या समस्या है? सर क्या हुआ कि उस वक्त, मैं 2018 की बात बता रहा हूँ, 19 की बात बता रहा हूँ, लोगों को लगा था कि ये सब्जेक्ट के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। हम father Raping the daughter. abusing the daughter or raping the सर daughter. मतलब हम फिल्मों में रेप सीन्स दिखाते हैं, और कई बार बहुत भयानक तरीके से दिखाते हैं, वो लोगों को एक्सेप्टेबल है। और रेप हैज़ बीन कवर्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स, अब्यूज हैज़ बीन कवर्ड, सेंसिटिवली भी हुआ है। ये डिनायल क्यों है इतना इंडिया में? मैंने देखा इंडिया में इतना रेप को लेकर डिनायल है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली कोई फॉरेन की लड़की थी जी, जो मियाँ बीबी वो मोटरसाइकिल में घूम रहे थे जी। अब उसको झारखंड में, आई थिंक झारखंड में, उसको 5-6-7 लोगों ने, जितने भी लोग थे, ग्रुप में रेप करके, दे रेप्ड हर मेनी टाइम्स। आई मीन इट वाज अ ग्रुप रेप। मैंने देखा कि कई लोग उसको डिफेंड कर रहे थे कि अरे इंडिया में तो इतने रेप नहीं होते, अमेरिका में ज़्यादा होते हैं, ये बदनाम कर रही है, ये किसी की एजेंट है, सरकार इसको क्यों मिल रही है, पुलिस वाले क्यों। आई मीन
ये जो माइंडसेट है ये आपने एक्सप्लोर किया इस तरह? मैंने एक्सप्लोर नहीं, से ज़्यादा नॉट इन द फिल्म। नहीं, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया है हमारे फैमिली सो हमारी एक कज़न है मेरी, फिर बेटे की डेथ के 1 साल बाद एक बेटी पैदा हुई, मेरी बेटी पैदा हुई, तो उससे मिलने मेरी एक कज़न आई, बहन आई, और उसने मुझसे कहा कि मतलब आफ्टर सेवरल ईयर्स मुझे पता चला कि हमारे एक और कज़न ने हैड molested her or groped her, something like that. And I was shocked. तो मैंने कहा कि अच्छा, जो जिस कज़न ने मुझसे बात की, her mother was a UGC member, यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी की चेयरमैन थी वो। उन्होंने कहा, अम्मी ने कहा किसी का जिक्र मत करना, किसी से बात मत करना, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा मतलब ये था कि मैंने कहा रिश्ता बचा ही कहाँ, ख़राब क्या होना है? मतलब रिश्ता है ही कहाँ जो 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 जिसको आपको बचाना है, हो जाने तो खराब, मतलब हो गया ना खराब, जो आपने जब हरकत की तो खराब हो गया जी। हम बॉयकॉट नहीं करते ऐसे लोगों को, हम पुलिस में नहीं देते ऐसे लोगों को, हम अपनी बच्चियों से कहते हैं खामोश हो। ये बड़ी आपने मुझे एकदम से नॉस्टैल्जिक कर दिया। मेरी एक नीस थी अमेरिका में, एंड वी वर ऑलमोस्ट द सेम एज एंड आई लव्ड हर अ लॉट। शी डाइड ऑफ कैंसर। तो जब वो बिफोर शी डाइड तो मैं उससे मिला था, तो बातचीत करते करते समथिंग हैपेंड एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। कुछ ऐसी उसकी रिलेशनशिप को लेके बात निकली, एंड दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी कि जब वो बचपन में इंडिया आती थी शादियों में इधर उधर, एंड एट दैट टाइम शी वाज मोलेस्टेड बाय समबडी हु इज़ अ फैमिली मेम्बर वेरी क्लोज टू मी एंड एवरीबडी। और मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस इन इंडियन कंडीशंस। इंडियन जो हमारे संस्कार और जो झूठ मूठ के हिपोक्रिटिकल संस्कार जिनको हम बोलते हैं, संस्कार नहीं है, मतलब जो एक एक आदत पड़ गई, एक ट्रेडिशन बना गया। चोरी भी तो एक आदत ही है, चोरी भी तो एक ट्रेडिशन है। और ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कैसे डिसाइड करें भाई। एक तरफ आप एक लड़की है जिससे प्यार करते हैं, वो भी आपकी रिश्तेदार है, दूसरी तरफ जिसने किया है वो भी आपका रिश्तेदार है। तो आप ये कोशिश करते हैं अच्छा अब वो तो हो गया, अब उसे भूल जाओ, अब एक नई ज़िंदगी शुरू कर लो। दूसरा है, मैंने आर्ग्यूमेंट ये देखा है, आई आस्क्ड, मैंने बोला तुमने क्यों नहीं भाई अपनी माँ से या बाकी लोगों से क्यों नहीं बोला? कहने आई डिड, पर सबने बोला देखो उनको तो बदल नहीं सकते हैं, वो तो ऐसे ही हैं, देखिए तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये भारतीय महिला की बहुत बड़ी व्यथा है आज की तारीख में। मैं आज ही एक ट्वीट किया था, मैं फिर ड्राफ्ट में डाल दिया, रोक दिया, आज तो माहौल सही नहीं है, खामोश, अमिताभ बच्चन की तरह बिल्कुल चुप रहना। तो मैंने यही लिखा कि शायद ही कोई लड़की या औरत महिला भारत में बड़ी हुई होगी जिसको बस में, स्कूल में, ट्रेन में कहीं ना कहीं ग्रोप ना किया गया हो। ये कॉमन प्लेस, और हमने इसको एक मॉरल सैंक्शन दे दिया, उसको चुप करा देते हैं, कुछ मत बोलो, भारत बहुत अच्छा है, कहीं कोई समस्या नहीं। आई एम सॉरी, मुझे याद आ गया, आप बताइए। नहीं, मैं इसी से एक चीज़ जो आपने कहा ना कि वो तो आदत बदल नहीं सकता, ये वो, मैं और मेरी बीवी बात कर रहे थे जी। अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम ले लेता हूँ, सीपी गोइंका स्कूल थाने में, हाँ जी, एक यही हादसा हुआ। एक बस में थर्ड पार्टी ऑपरेटर था, 8 बच्चों को मोलेस्ट किया, 8 बच्चों को। तो वो कौन है? ये वही लोग हैं ना जो घर में मोलेस्ट करते हैं और हम खामोश रहते हैं जी। तो ये बाहर निकल जाते हैं। आप उनको अगर घर में रोकेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स मोलेस्टिंग यंग स्कूल गर्ल्स इज सो कॉमन इन इंडिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इट्स सो कॉमन। और अच्छा, ये पता नहीं हमारे बचपन में, हमें याद है, खैर मेरी स्कूलिंग तो बॉम्बे में हुई थी, लेकिन मैं इलाहाबाद में मेरी पैदाइश हुई है और मैं अलीगढ़ जाता था, कानपुर जाता था। आपका कानपुर क्या है? मेरी फूफी कानपुर में रहती हैं, एक फूफी अलीगढ़ में रहती हैं, पढ़ा मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे फादर ट्रांसफरल जॉब पे थे, तो मैं बॉम्बे में 14 साल था फॉर्मेटिव ईयर्स में। फिर मैं चला गया यूपी और ट्रेन की छतों पे सफ़र किया और ये सब किया, वो खैर अलग कहानी है। मैं कहना ये चाह रहा था, मुझे याद है जब मैं अलीगढ़ जाता था तो मेरी कज़न्स जो थी साइकिल रिक्शा पे स्कूल जाती थी जी। तो वो बड़ी इत्मीनान से वो रिक्शा वाला उनको उतारता था
बिठाता था, तब किसी के दिमाग में ये नहीं आता था कि ये गड़बड़ हो सकती है। मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे याद है मैं नौकरों के कंधों पे घूमा हूँ, नाना के घर जाता था तो जो उनके थे एक झाकड़ ताऊ थे, उनको हम कहते थे, उनके कंधे पे मैं बैठ के घूमता था। अब शायद मैं ये परमिशन अपने बच्चों को नहीं दूंगा। जी जी जी। ये क्या हम ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अब, या ये अब ज़्यादा हो गया है, ये मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमारे बचपन में तो हम घूमते थे, हमें परमिशन थी, इसके साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ, फला अच्छा, चीज़। और ये समस्या सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, लड़कों तक भी है। मैंने बम्बई आया नया नया, जी, तो जब नया था ऐसा बिल्कुल कॉलेज वॉलेज पास करके आ गए, तो मैं लोकल में घूमते थे तब तो, और लोकल में तो ये इतना कॉमन था, यानी अभी भी होगा ही, आई एम श्योर, आदमी तो बदलता नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि एक समाज में आपने एक ऐसा कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर दिया है कि इन लोगों से हम इनको एक्सपोज करने की बजाय इनसे डरने लगे, बदनामी। और उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है ऐसा, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम? एक तरफ तो हम कहते हैं कि औरतें देवी हैं, ये है, दूसरी तरफ ये, क्या आपको क्या लगता है? आपने रिसर्च तो किया ही होगा। मैं ऑर्गेनिक वाली रिसर्च होती है, मैंने मतलब आप घुसे हैं सब्जेक्ट में। तो देखिए, एक तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा डाइकोटमी है कि हम औरतों को एक पेडेस्टल पे भी रखते हैं और जूते की नोक पे भी रखते हैं, ये तो है। और हम सबसे गलतियाँ होती हैं, मतलब कई बार मैं खुद बदतमीज़ी भी उतराता हूँ। अगर हम बात करें घर के रिश्तों में, तो भाई बीवी से हमने भी बदतमीजियाँ की हैं। जी, हम सब के साथ होता है ये। जी, जी। हम सब ऐसी चीज़ें कहते हैं, करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जी, फिर दूसरी तरफ हम पेडेस्टल पे भी रखते हैं, जैसे वो है कि माँ के पैर के नीचे स्वर्ग है, जन्नत है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन दूसरी तरफ हम बिल्कुल, आई डोंट नो, जावेद अख्तर साहब का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा जो सोसाइटी कहती है कि माँ के पैर के नीचे स्वर्ग है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। इसलिए जब तक वो माँ नहीं बनती तो क्या जब तक वो पूजने नहीं है? कहने मेरी माँ क्या पूजने तभी बनी जब मैं पैदा हुआ, उससे 2 दिन पहले वो पूजने नहीं थी। और जो औरत जिसके बच्चे नहीं हैं, क्या वो पूजने नहीं है? तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत गुड मूड, इनफैक्ट इस फिल्म में करते वक्त मैंने ये भी सोचा क्या मैं जेंडर स्वैप करूं, बिकॉज ये लड़कों के साथ भी होता है, बहुत होता है। तो देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई थॉट के लेट मी मेक दिस फिल्म दैट द विक्टिम इज अ बॉय एंड द फादर हैज अब्यूज्ड द बॉय, हिज सन। तो डायनामिक्स क्या चेंज होंगी? बट वो आई वॉज टू, पर डायनेमिक्स चेंज होती हैं क्या, मैं समझना चाहता हूँ। बहुत नहीं होंगी, नहीं होंगी सिनेमैटिकली होंगी। रियल लाइफ में क्या चाइल्ड अब्यूज़ का इम्पैक्ट एक लड़के की साइकी पे लड़की की साइकी से डिफरेंट होगा कि दोनों का एक होगा? किसके कोपिंग मैकेनिज्म और सर्वाइवल मैकेनिज्म? आई थिंक लड़के ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। लड़के ज़्यादा होंगे, क्यों? मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। मतलब अभी मैंने फर्स्ट हैंड एक एपिसोड, जी, मैं गया था एक एनजीओ, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पाकिस्तान का उनका दोस्त था जिसकी माँ शायद डिवोर्स्ड हो गई थी एंड शी हैड बिकम एन अल्कोहलिक आफ्टर द डिवोर्स। जी। इट वाज वेरी बिटर। जी, तो आप शराब पीने के बाद शी यूज्ड टू अब्यूज द सन। रियली? यस। अगेन, हम लोग तैयार नहीं है ये चीज़ें सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। एक सेकंड को मैं भी हिल गया था, जो आपका रिएक्शन अभी हुआ मेरे, मुझे ये मेरे उसमें नहीं था, रेफरेंस में कहीं मेरे फ्रेम ऑफ माइंड में ये बात कभी अकर ही नहीं करी कि मदर विड अब्यूज अ चाइल्ड। शी यूज्ड टू रेप द सन, शी यूज्ड टू फोर्स हरसेल्फ ऑन द सन इन अ ड्रंक। क्या उम्र है इस लड़के की, समझिए? अब तो वो बड़ा हो गया है। तब क्या रही होगी? तब था वो 12 साल का, 13 साल का। 12 साल के बच्चे को, 13 साल का बच्चा, जब वो एकदम प्यूबर्टी पे आया होगा। बिल्कुल। फिर वो लड़का जब बड़ा हुआ, वो शायद कराची में रहता था,
वो छोड़ के भाग गया, वो लंदन सेटल हो गया। उसने कहा मैं ये फेस ही नहीं कर सकता, ये वो जगह जहाँ पे मुझसे ये सब। मैं क्यों कह रहा हूँ कि लड़कियाँ आई वोंट से स्ट्रॉन्गर, लेकिन उनके हालात दूसरे ऐसे होते हैं। एक तो बोलो मत, अचानक आप छोड़ के मुल्क नहीं जा सकते, भाई रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, पति है। दिस मैन आई थिंक, या तो कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि वीकनेस एक्सेप्ट करने में भी एक स्ट्रेंथ है, तो ये उसने अपनी वीकनेस एक्सेप्ट की और भाग गया वहाँ से। पर देखिए, मेरा एक दोस्त था जिसको स्कूल में जी टीचर ने काफ़ी जिसके साथ सोडोमी जिसको बोलते जी। हैं काफ़ी किया था। तो उसने मुझसे बाद में बात करी थी बहुत, अब तो बहुत बड़े होने के बाद, आफ्टर 40s, एंड ही तो ऐसे मैंने तूने बोला क्यों नहीं ये बात, हमको नहीं पता एज फ्रेंड्स, किसी को नहीं पता, क्यों नहीं बोला? तो कहता है यार सब लोग समझते हैं कि आई एम अ पेंजी। ये उल्टा है, नामर्द लगोगे तुम, यू विल लुक लाइक पेंजी सिसी, कि देख तेरे को किसी ने ये कर दिया। अच्छा, और लड़कों की दूसरी समस्या है, लड़कियों का क्या है कि लड़कियों को प्रेशर डालते हैं फैमिली वाले ज़्यादा। बिल्कुल। लड़कों के साथ है दोस्त यार जो हैं आसपास के, पीयर ग्रुप जो है वो। हाँ, पर प्रेशर तो दोनों तरफ से आता ही है। तो मुझे एक चीज़ जो बड़ी हैरान करती थी, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से कोई 20-22 साल पहले मेरे अब्बू का घर नोएडा में था जी। और 6 बजे सुबह एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई जी। तो हमारे एक पड़ोसी थे जो होंगे 70 साल के उस वक्त। अपेरेंटली उन्होंने अपनी नौकरानी को, लिव इन मेट को मोलेस्ट करना शुरू किया। हमें आवाज़ें आ रही थी, बचा लो, साहब मत करो, लिटरली। तो सब गए, भागे, एंड द गर्ल वाज रेस्क्यूड। पुलिस आई, फिर उनके बेटे ने जो भी किया, एंड उन्होंने वो जगह छोड़ दी। आई रिमेंबर अब्बू और मैं ऑफिस जा रहे थे, मैं नौकरी करता था, और अब्बू ने मुझसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही विच स्टेड विथ मी। और अब्बू ने कहा कि अफेयर्स एंड अट्रैक्शन मुझे समझ में आते हैं, ही सिंग रेप मुझे नहीं समझ में आता। वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई कि ऐसा क्या है जब कोई, मतलब डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, औरत या मर्द, मतलब कोई भी, अगर वो तैयार नहीं है, आपको वो क्या प्लेजर देता है अपने आप को थोपने पे? आई थिंक इट्स अबाउट द पावर. It's power. You feel more powerful when you dominate. You can do these kind of things which are not socially allowed. Psychological level पे it's the power, I think. तो वही था, वो पावर का एक गेम है। अब फिल्म इंडस्ट्री में अभी आपकी पहली फिल्म है, मुझे तो बहुत साल हो गए, जी जी। मैंने कमर्शियल भी देखा है, मैं आपको बताता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आप मुझे एक बात बताइए कि जिन लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वाई वुड दे मेक एन एडवांस और पास एट अ स्टारलेट? और क्यों इस बात की होड़ लगती थी, यानी अब लोग थोड़ा बोलते नहीं हैं, थोड़ा वक्त भी बदल गया है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक तो मैंने अपनी कानों से आंखों से देखा है, हीरोज़ के बीच में होड़ लगती थी, राइट, कि हु हैज़ एक्सप्लॉइटेड मोर यंग स्टारलेट्स और स्टार्स और गर्ल्स और विमेन एक्ट्रेसेस जो भी है, राइट, एंड दे वुड काउंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पावर की फीलिंग है जो लोगों को आती है। दिस मे नॉट बी द होलिस्टिक एनालिसिस, बट आई फाउंड, इसलिए क्योंकि मैं अभी जैसे फिल्म कर रहा हूँ तो मैंने कश्मीर भी किया, जेनोसाइड, तो वी स्टडीड ज्यू जेनोसाइड, आर्मेनियन, रुआंडा, मैंने जितने जेनोसाइड्स वर्ल्ड के हैं मैंने सारे पढ़े, नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट थिंग, बट मैंने देखा कि इन एवरीवेयर रेप हैज़ बीन यूज्ड एज अ वेपन। एक्चुअली कश्मीर, मैं आपको सच, आई मस्ट कन्फेस, लोग गलत, कश्मीर में सबसे कम रेप हुआ है एक्चुअली। ओह, कश्मीर के जेनोसाइड में मिनिमल रेप हुआ है। ये रेप यूज होता है व्हेन सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स, स्टेट गेट्स इन्वॉल्व। अभी हम जैसे बांग्लादेश 1971 का जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड्स अकॉर्डिंग टू यूएन है, कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे का, नोआखली का, इवन मोपला, ऑल दीज वी वर स्टडीइंग, सब में एक कॉमन थ्रेड ही है। ऑपरेशन सर्च लाइट जो बांग्लादेश का, उसमें तो रेप वाज यूज्ड ऑफिशियली एज अ वेपन। आई मीन दे सेड वी वोंट यूज गन्स, वी विल यूज रेप।
तो एक तो वो टेरर क्रिएट करने के लिए है, हॉरर क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि ज्यूज़ ने भी ये, ज्यूज़ के साथ भी यही हुआ, रुआंडा में भी यही हुआ, अफ्रीका में इट्स अ कॉमन प्लेस। ये 5000 साल की ह्यूमैनिटी के बावजूद हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल सेंसिटिविटी नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल सेंसिबिलिटी नहीं हो सकती क्या? कैन वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ इमोशन इन पीपल which helps us not to cross the physical space or emotional space of the other person and scar the person for all their life. और जैसे आपने बड़ी अच्छी बात ये बताई, वही जो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए जो यूज़ होता है रेप, पर बाप तो नहीं पॉलिटिकल पर्पस के लिए करेगा, बाप क्यों करता है? मैं वही कह रहा हूँ कि जो घर में 4-5 लोगों के बीच में एक जो घर है, उसमें क्या पावर गेम खेल रहे हो यार? वो मेरे नहीं समझ में आता। जब हमने ये फिल्म बनानी शुरू की और जब वो शादियाँ मिली इनसे, तो मैंने रियलाइज़ किया टाइम्स ऑफ इंडिया में तो हर 4 दिन में खबर आ रही, सिटी और नेशन में वाले जो सेगमेंट्स थे। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत रैम्पेंट है। और ये कोई कॉलम बचा है सिटी टी नाम का? है, आता है पेपर? सिटी वाला तो आता है उसमें, सिटी न्यूज़, हाँ अच्छा। हाँ, सिटी और नेशन वाले अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आते हैं पेजेस। अच्छा। सबसे पहले तो ये होता है कि यार अपने बियॉन्ड दुनिया देखो, मतलब ये हमने नहीं एक्सपीरियंस किया, ठीक है, लेकिन ये हो रहा है। और वही जो कंटिन्यूएशन, वो जो थॉट था कि रेप कोई कैसे कर सकता है, मतलब जो हम बात कर रहे थे, अब बच्चों पे, एंड ऑफ योर ओन किन, और इस केस में इस बच्चे को तो आपने पैदा किया है, तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? माँ का क्या रोल है? What do mothers do in this situation? खामोश हो जाती हैं, बेटी उन्हें पता रहता है, बिल्कुल पता रहता है। ऐसा संभव नहीं कि माँ को सिक्स सेंस ना हो कि देयर इज समथिंग नॉट राइट विद माय डॉटर। पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं, ये वो तो मालूम हो जाता है, कुछ आइडिया लग जाता है। नहीं, और कई बार बेटियां बताती हैं माँ को। माँ क्या कहती है? या तो प्रोवाइडर है हस्बैंड, स्टिग्मा। अगर आप अपर क्लास सोसाइटी में, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूँ तो हम बातचीत कर रहे हैं, ये गप्पों की जगह है, बातचीत की जगह, ये कोई पॉडकास्ट मत समझिए। नहीं, मैं उसको नहीं समझ रहा हूँ, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है। नहीं, वो मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मेरी कड़ी जो है वो मेरा भी यही होता है, मेरा तो मैं कई बार आधा ही सेंटेंस बोल के कहीं और चला जाता। तो एक क्रिटिक आई थी फिल्म देखने, प्रीव्यू 2 साल पहले, यस पापा, यस पापा, जिसमें राम भी थे। राम से मैं पहली बार वहीं मिला था। हाँ। उन्होंने देख के कहा कि यहाँ तो इंडिया में तो होता नहीं है ये सब, और अपर क्लास में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने उनसे कोई बात नहीं, कोई बहस ही नहीं की। मैंने कहा मैं क्या बहस करूँ। ये बम्बई की क्रिटिक थी कि बम्बई की स्मॉल थी। टाउन इंडियन? बम्बई की क्रिटिक थी और काफ़ी नामचीन। तो खैर मैंने जिक्र नहीं किया। उस पर मुझे याद आया, तनिष्ठा चैटर्जी, आपको याद, एक्ट्रेस हैं। जी हाँ। तनिष्ठा एक बार घर आई थी मेरे, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये बहुत वैसा वाला किस्सा सुनाया था जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तनिष्ठा इज अ वेरी थिंकिंग पर्सन। तो तनिष्ठा को मैंने, आई वॉन्टेड हर टू प्ले वन ऑफ द पार्ट्स। जी। ये है प्री कोविड, और तब हम इस खुशफहमी में थे कि शायद कोई इन्वेस्ट करेगा फिल्म में। तो हम एक्टर्स के पास जा रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, और तनिष्ठा घर आई और हमारी बात हुई। तनिष्ठा ने कहा, मैं चाणक्यपुरी में स्कूल था। तनिष्ठा दिल्ली की है? हाँ, अच्छा पढ़ी शायद दिल्ली में है वो। अच्छा। कहीं 8वीं क्लास में इनके वहीं चाणक्यपुरी में इनके किसी दोस्त की क्लासमेट की बर्थडे पार्टी थी। बाप IFS ऑफिसर, मदर IAS ऑफिसर, दोनों सिविल सर्वेंट्स। ये गए, बर्थडे शुरू हुई, माँ बाप में घमासान युद्ध हुआ, बर्तन फेंके गए एक दूसरे के ऊपर, गाली गलौच हुई, पार्टी कॉल ऑफ हो गई जी। बच्चों को घर भेज दिया गया। अगले दिन उस बच्चे ने बताया, हर फादर यूज्ड टू रेप हर, IFS ऑफिसर यूज्ड टू रेप हर। उस दिन माँ ने कहा था, छुओगे नहीं तुम उसको। तो वो झगड़ा हुआ। अच्छा। तो तनिष्ठा ने ये चीज़ अपनी माँ से कही, और माँ का रिएक्शन था, ज़रूर लड़की ने कुछ किया होगा। What are you saying? तो Seriously? यस, शी टोल्ड मी दिस। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, मैंने जो जो किस्से सुने हैं,
एक चीज़ तो मैंने फिल्म में इंकॉर्पोरेट की थी। हमारे एक लॉयर दोस्त हैं, उनकी बीवी एक्टिविस्ट हैं, मियाँ लॉयर हैं, तो एक दिन उन्होंने रात को मछली वछली खाने बुला लिया था, और ये वो वक्त था जब मैं लोगों को कहानी सुना रहा था कि मैं ये कुछ बनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई जानने वाले थे, और उन्होंने, बेटी ने माँ को बताया, माँ ने बिलीव नहीं किया, बेटी को हॉस्टल भेज दिया। कुछ साल बाद जब दूसरी बच्ची पैदा हुई, द मदर कॉट द फादर रेड हैंडेड। वो एपिसोड ने मुझे इतना किया, मैंने स्क्रिप्ट में डाल दिया वो। अच्छा, हाँ, वो स्क्रिप्ट में डाला मैंने। मतलब बड़ी अजीब सिचुएशन है। मैं आपको ये आप बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया ये किस्सा, आप भी जानते होंगे, पर मैं नाम नहीं लूँगा, जी। मेरे को शोभा नहीं देता। मैंने पत्रकार थे दिल्ली में, जब मैं काम करता था तो एडवर्टाइजिंग में था, तो मेरे काफ़ी जर्नलिस्ट लोगों से यारी दोस्ती थी दिल्ली में। तब उस ज़माने में, अब तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, पर उस ज़माने में ये काम वाम करने वाले लोग ज़रा थोड़ा मुश्किल से मिला करते थे। दिल्ली में थोड़ा कुछ एक क्राइसिस चल रही थी, कुछ चल रही थी, आपको मिल जाए तो लोग छुड़वाते नहीं थे। मेरे साथ भी हुआ, मेरे घर में चोरी कर ली, एक बहादुर था मेरे यहाँ, उसने चोरी कर ली, पर मैंने कहा उसको भगा दूंगा, उसने माफ़ी मांगी, मैंने इसको भगा देंगे तो खाना ना कौन बनाएगा, बैचलर हो आप, सिंगल हो, रोज़ सुबह शाम एडवर्टाइजिंग में थे, काम पे जा रहे हैं, तो फिर हमने उसको माफ़ कर दिया। हमने कहा चलो इतना चलता है। एंड सेम थिंग आई हैड सीन, उसकी बेटी ने उसको बोला, माँ को ही बोला कि ये जो सर्वेंट है आप लोग नहीं रहते हो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट हिम। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, ये करती हो, उसको डिनायल पे गए। उसके बाद जब फाइनली लड़की ने आके बताया कि आज मैं थी, एंड ही केम, और उसने मुझे पीछे से आके यूँ पकड़ लिया, एंड ही पुट हिज हैंड इनसाइड माय शर्ट, तो मैं चिल्लाई ज़ोर से कि ये वो, तब वो वहाँ से निकला। ओके, एंड देन द मदर हैड द ऑप्शन किया, तो पुलिस में जो उस लड़के को ही नहीं करे, उन्होंने भी वही गलती करी, उन्होंने उसको डांटा, लड़की को समझाया कि अभी दोबारा नहीं करेगा, और तुमने दोबारा किया तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे, पुलिस में दे देंगे, ये करके, और उसको काम पे कंटिन्यू किया। उसके आगे क्या हुआ मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं पता है कि फिर मैं चलाया, कनेक्शंस छूट गए, पर ये मुझे आपने भी बोला एकदम से याद आया, बिकॉज शी टोल्ड मी। तो मैंने कहा उसको भगा के, हम सिंगल थे, तो सिंगल क्या होता है कि लात मार के भगाओ, मैंने तो भगाया क्यों नहीं, आप पुलिस में देना था, ये करते। कहते यार मिलते कहाँ हैं यार आजकल लड़के, और दिन भर घर का ख्याल रखना है, कुत्ता है, आई एम अ सिंगल मदर, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने सिंस यू आर अ सिंगल मदर इट्स मोर इम्पोर्टेंट। पर देखिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है, उसने प्रायोरिटी ले ली। बात भी सही है, अगर आप हैं घर में और आपको जाना है, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन हेल्पर्स, और ये हाउस हेल्पर्स बहुत करते हैं। ड्राइवर्स, आप देखिए, मैं देखता हूँ कितना, मैं कई बार तो डांट भी चुका हूँ, कितनी बार आप देखेंगे कि ड्राइवर्स दिल्ली में, तो मैं कॉमन प्लेस, स्कूल छोड़ने जाते हैं, छोटी छोटी 5 साल 6 7 8 साल की बच्चियाँ होती हैं, स्कूल जब जाती हो तो ड्राइवर उनको अपनी गोदी में बैठा लेगा। और पहली बात तो इलीगल है, व्हाट बिजनेस यू हैव टू टेक अ 6-7 ईयर ओल्ड, 5 साल की 6-7 साल की बच्ची को कि चलो गाड़ी चलाओ, एंड देन द वे शी सिटिंग ओवर देयर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और समस्या ये हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़े दुख की बात है, जो आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से है, इसको लोग इग्नोर करते हैं, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मीडिया जो है उसने कॉमन मैन के कॉमन कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कर दिया। आप मुझे बताइए, मैंने तो पिछले 5-10 साल में टीवी में ना तो एनवायरनमेंट पे, ना बिजली पे, ना पानी पे, ना सड़क पे, ना औरतों के प्रॉब्लम, किसी पे बात करते किसी को नहीं सुना। अभी जो फॉरेन से औरत आई थी, सोचिए कितनी घृणित बात है कि उसको रात को कैंप में उसके हस्बैंड को बांध के मार के 6-7 लोगों ने रेप किया। कह रहे आप कलंक है देश के नाम पे। आपने देखा होगा कोई जिक्र नहीं टीवी में, कोई डिबेट्स नहीं, एनजीओ से विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया नहीं गया, रेप विक्टिम्स को नहीं बुलाया गया, सब कुछ कोई बैठा नहीं। जब दिल्ली में हुआ था, मुझे याद है, आज आप कंपेयर करिए दो मीडिया कहाँ से कहाँ आया है। उस वक्त देखिए, मुझे याद है निर्भया केस में कोई इंडिया का ऐसा थिंकर, एनजीओ, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिशियन, सोशल ग्रुप, सिविल सोसाइटी, फिल्म मेकर, शक्लें याद आ गई, कितने जर्नलिस्ट, जिसने घंटों घंटों बैठ के उस पर डिबेट ना की हो। बिल्कुल डिबेट ऐसा लग रहा, और तब ये हो गया इंडिया तो रेप कैपिटल है, रेप कैपिटल है।
हाँ ऑफेंड होते हैं लोग, होने दीजिए ना, रेप कैपिटल नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन रेप होता है हमारे यहाँ और बताया नहीं जाता, ये भी तो सत्य है। तो सब ने स्टैटिस्टिक्स लेके आ गए कि इंडिया में तो अमेरिका से कम रेप या जिस भी कंट्री से कम रेप है। सवाल ये नहीं, अमेरिका में जब आप एक 6-7 साल लड़की के साथ कुछ करते हैं तो इमीडिएटली वो पब्लिक में आ जाती है। अमेरिका में दीज हिडन सप्रेस्ड रेप्स एंड मॉलेस्टेशन के केसेस बहुत कम है, ये भी तो रिसर्च करना चाहिए। आप क्या 100 में से 99-98 लोग तो रिपोर्ट नहीं करते हैं जी, राइट, लेकिन कोई आपको मिल जाए जो लोग इसको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं देश में कुछ गलत है। ये एक बड़े अफसोस, अच्छा गलत ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे आप जो बोलिए, हाँ भाई चलिए सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मेरे घर के सामने की सड़क तो पिछले 15-20 साल से ठीक ही नहीं हुई है, पर आप उसके बारे में बोलते नहीं या लोग छापते नहीं। ये मीडिया, आपकी फिल्म के साथ भी यही होगा, मीडिया ने कोई डिस्कशन नहीं किया होगा। मीडिया में आर्टिकल्स आने चाहिए थे, इस इशू पे बातचीत होनी चाहिए थी, एक सभ्य सिविलाइज सोसाइटी का वो है। तो अगर मीडिया से मेरा मतलब सिर्फ टीवी एंकर्स नहीं है, नहीं मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, पूरी प्रेस की आप बात कर रहे हैं। हमने इन विषयों को किनारे कर दिया, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें तो भाई कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, आम आदमी देखना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर समझिए किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो उसके लिए कोई ट्रॉमा सेंटर होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो कभी कभी होता है, होने तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चाहिए 5 स्टार टाइप के। यानी अगर प्लेबॉय बहुत बिकती है तो गीता तो बिकनी ही नहीं चाहिए फिर दुकान में। बिल्कुल सही। ये सारी समस्या आज देश की हो गई है कि कोई चीज़ जितनी खराब होगी उतनी ज़्यादा बिकती है, इसलिए अच्छी चीज़ों को किनारे कर दो। इसीलिए जो बुजुर्ग वाइज लोग हैं उनकी आवाज़ को सोसाइटी ने एकदम किनारे कर दिया है। द एंटायर सोसाइटी हैज़ बीन टेकन ओवर बाय दीज हाइपर कंज्यूमरिस्ट मॉडर्न, यपी बोलते हैं एडवर्टाइजिंग में, यंग अर्बन प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल्स। नया नया जॉब मिला आईटी में, लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, दे डोंट वांट टू रिमेंबर दैट। उनने जो देखा है, इवन लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां आप देखिए आईटी सेक्टर में फेस दिस प्रॉब्लम, दे डोंट रिपोर्ट इट, कहती हैं अरे यार माँ बाप को पता चलेगा, जॉब भी जाएगा, हाउ कैन आई गो बैक, ठीक है चलो चलने दो। नोएडा में घर है मेरा, रेप वाला वाकया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जी, 2 लड़कियां वहाँ अकेली रहती थी। मैं शायद फिल्म के सिलसिले में गया था, तो मैं किसी नेबर के बैठा था, तो हमारे फ्लोर पे कुछ एक हंगामा हुआ, बहुत मैसिव। 2 बच्चियां थी जो 16th फ्लोर पे रहती थी, ये 15th फ्लोर की बात है। एक और नेबर ड्रंकन स्टूपर में उनसे बदतमीजी की, व्हाटएवर, मियाँ बीवी ने मिलके उन बच्चियों ने पुलिस को बुलाया। जी, अब बाकी जो पड़ोसी हैं जी, उसे कह रहे पुलिस को मत इन्वॉल्व करो, हाँ, देखो तुम्हें वीज़ा नहीं मिलेगा, तुम्हारी नौकरी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसको वीज़ा क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम, मैंने कहा ये कंप्लेंट कर रही है ना, एंड दैट्स हाउ फंडामेंटल राइट टू डू इट। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जो पीड़ित है ना, हम उससे कहते हैं कि बेटा चुप रहो, हर पॉइंट पे हम कहते हैं चुप रहो, तो सामने वाला बलवान हो जाता है, ये देखो पड़ोसी मेरे साथ है। हाँ, तो आप देखिए, हम और आप दोनों स्टोरी टेलर्स हैं, मैंने भी थिएटर ही किया, अब हम थोड़ी अलग बात भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे और दिल्ली बात करिए खुल के, यहाँ पे एकदम कोई हिपोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 2 रिएक्शंस में बढ़ते हैं जी। या तो मामले को दबा दो, या कभी कोई चीज़ सामने आ जाए तो कह दो ऑल मैन आर बास्टर्ड्स, ऑल मैन आर रेपिस्ट, मी टू, वी टू। कोई 50 साल पहले बेचारा 16 साल की उम्र में किसी लड़की को फ्लर्ट किया होगा, उसको भी फंसाओ, सब करो, सब बर्बाद, सब खत्म कर दो, विनाश कर दो, सारा कर दो। हर चीज़ में मैं देख रहा हूँ ये सोशल मीडिया, इतनी तो अकल मुझ में है कि मैं सोशल मीडिया को दुनिया से अलग समझूं। तो मैंने पर जनरली देखा है मैंने कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं, जी, मैं आपको एक अपना थॉट बताता हूँ, फिर आप बताइए। मेरा ऐसा कुछ विश्वास है कि सोसाइटी में हमने अब 20 ऑफ मीडिया, पहले 50 अलग बातें होती थी, स्पोर्ट्स की, कल्चर की, ड्रामा की, इसकी उसकी, अब हमने इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स हैज टेकन ओवर कि पॉलिटिक्स। अच्छा, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डेमोक्रेसी का फंडामेंटल जो कंडीशन है जिसके बिना डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, इट सेज यू चूज। तो एक चीज़ है उसको 2 में डिवाइड करती है, राइट? ये दोनों लोग आपको स्वर्ग की तरफ ले जा सकते हैं, पर आपको एक चुनना है कि किसके साथ जाएंगे, तो यू हैव टू चूज।
ठीक है, जैसे ही आप चूज पे आते हैं वो डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल। डिवाइड हो जाता है, वोट बैंक्स बन जाते हैं, एक पार्टी इस वोट बैंक को अपीज करती है, दूसरी दूसरे को करती है, और बीच में जो नुआंस, जो पहले एक ब्रिज था इन दोनों के, डेमोक्रेसी की एसेंशियल सेकंड फंडामेंटल जो नीड है, जिसकी कोई बात नहीं करता, वो है क्रिएटिविटी, आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, पेंटिंग। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें जो आप रियल लाइफ में बोल नहीं सकते, फेस नहीं कर सकते, कोई बोलता नहीं, थ्रू दोज कैरेक्टर्स। अब जैसे आपकी फिल्म है, अब मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरी बेटी के साथ भी नहीं हुआ, लेकिन जब उसको हम देखेंगे तो मेरे बच्चे, मैं, जो भी देखे हमारे इकोसिस्टम में, वो उस चीज़ से वाकिफ होगा, उसके नुआंस, उसकी सेंसिटिविटी, उसके दर्द, पीड़ा जो भी है उसको समझेगा, ठीक है, और फिर अपना डिस्क्रिशन यूज करेगा कि भाई ये सही कह रहा है कि ये सही कह रहा है। तो डेमोक्रेसी अच्छी चलने के लिए आर्ट, लिटरेचर का बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि नुआंस वहीं से आता है, सटलिटी जो है, सेंसिबिलिटी जो है वहीं से आती है। अब एक हाइपर कंज्यूमरिस्ट जो दुनिया है, जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे बस भागे जाओ, दूसरा इलेक्टोरल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जो नेक्सस है, पूरा रिलीजन, पॉलिटिक्स। देखिए रिलीजियस लोग तो अभी रेप की बात करते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करते, उन्हें तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा धार्मिक काम है, पर हिपोक्रेसी है रिलीजन की। और कॉर्पोरेट्स भी पढ़ते नहीं रेप के चक्कर में, इन चीज़ों में। ये जो तीनों का जो एक नेक्सस बनता है, इस नेक्सस ने सोसाइटी में से जो सबसे पहली चीज़ ख़त्म की है, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कॉम्पिटिटिव इज़ लिटरेचर एंड आर्ट एंड ऑल दिस। ये सारी फिल्में बनती थी, ऐसा कहना कि कभी नहीं बनी इंडिया में गलत है। बहुत बनी है। हमने लोग कहते हैं मुस्लिम इश्यूज के, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें एक मुस्लिम सोशल करके जॉनरा था, पूरा जॉनर। राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना ने कितनी फिल्में की हैं उसमें, ऋषि कपूर ने की सबने, सब किसने नहीं की है, निकाह का बी आर चोपड़ा ने बनाई है फिल्में, दीदारे यार, निकाह, ये सारी कितनी सारी बनी है। उससे क्या होता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो सामाजिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, सोशल, उसका नाम ही था मुस्लिम सोशल्स, आपने वो हटा दिया, वो ख़त्म हो गया। बाकी सोसाइटी में आज आप कोई भी नुआंस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। मेरी अभी कुछ दिन पहले मेरी बीवी से बात हो रही थी, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता हूँ, क्या बात करूँ। लोग कहते हैं अच्छा ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये होगा, वो होगा, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या ये हो, उस पर डिसाइड कर लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। अगर आप लिटरेचर की बात करो, पोइट्री कोई सुनना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। फिल्मों का स्टैंडर्ड आप देखिए कहाँ आके खड़ा हो गया है आज की तारीख में, सही बात, राइट। और इसमें पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री हो रही, ये पूरा समाज जो है इसने विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लिटरेचर और कल्चर को मारा है। इसकी हत्या का इल्ज़ाम इन पर लगेगा आगे हिस्ट्री में जाके। क्या मेरी एनालिसिस सही है या गलत है? सर मैं सिर्फ इसमें से ऐड करता हूँ, आपकी बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। उसको कोई डिविडेंड नहीं ना, पे ऑफ नहीं है पढ़ने का, कोई पढ़ता नहीं है। ऑफ नहीं है। मेरे घर में किताबें देख के कुछ मजाक भी उड़ाते हैं, सारी पढ़ ली हैं। ये आज से अब 30 साल पहले ये कॉन्वर्सेशन नहीं होता था, सवाल ही नहीं उठता था। मतलब मुझे याद है, मेरे नाना के दोस्त थे अली सरदार जाफरी साहब, मेरी नानी की बहन कुरतुल हैदर ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। मेरा बचपन भी था इन लोगों के साथ। इनके घर में किताबें देख के, किताबें सूंघ के, अब लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं जी, मतलब यूट्यूब को खबरें मानते हैं। मतलब हम, माफी चाहूंगा लेकिन ये वर्ड हो गया कि हम जाहिल कौम बन गए हैं। अरे भाई पुराने आप एक्टरों को ही देख लीजिए, कितनी शेरो शायरी करते थे। मैंने राजेश खन्ना करते थे, धर्मेंद्र करते थे, प्राण साहब करते थे, सत्येन कपूर साहब करते थे, मैं जिससे मिला सुनील साहब करते थे, शौक रखते थे। राज कपूर वगैरह की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई थी। हाँ। आज किसी से बात करिए, आज की जो पूरी जो जमात है, किसी को कुछ पता ही नहीं। आपने किसी पॉलिटिशियन को देखा है पिछले 10-15 साल में? 10 साल बोलना गलत हो जाएगा, लोग एक ही बात समझेंगे, समझिए। पिछले कुछ सालों में आपने किसी पॉलिटिशियन को एक भी साहित्य सम्मेलन में, कवि सम्मेलन में, नहीं। किसी नाटक में, किसी अच्छे डांस में, किसी अच्छे म्यूजिकल फंक्शन में कभी कोई जगह देखा है? नहीं। कभी उन्हें किसी साहित्य, कविता, लिटरेचर, कल्चर की बात करते देखा है?
कल्चर के नाम पे क्या हम बात करते हैं, हम बड़े महान थे, आज हमारा कल्चर क्या है, राइट? जब आप सोसाइटी से इन चीज़ों को खींच के बाहर डस्टबिन में फेंक देंगे, इनको एक ऑफिशियल तरीके से बैन कर देंगे, उसके बाद आप मुझे बताइए ये जो सटल प्रॉब्लम्स हैं औरतों के मोलेस्टेशन का, औरतों की डिग्निटी का, या इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट एक 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 सेंसिबिलिटी का, एक ये कैसे होगा? संभव ही नहीं है। हम तो तलवारें लेके ब्लैक एंड वाइट में खड़े हो हम गए हैं। बेसिकली बस आपने बहुत अच्छी बात कही, वो कमर्शियलाइजेशन, हम हर चीज़ को तोड़ रहे हैं, हर चीज़ को तोड़ रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या है हमारा? किताब पढ़ने से फ़ायदा क्या है हमारा? जी, मतलब एक दौर था जब मुझे याद है हम ग्रीक लिटरेचर पढ़ते थे, वोल्टेयर पढ़ते थे, रूसो पढ़ते थे, इंडियन फिलॉसफी पढ़ते थे, गीता पढ़ा है, वो छोड़ दीजिए। अब तो शायद कोई सिडनी शेल्डन भी नहीं पढ़ता है। अरे आप इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम एक रिसर्च कर रहे थे, उसका मैं आपको बताता हूँ। हमने इंस्टाग्राम में किस एक जिसको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, आई मीन इन्फ्लुएंसर नहीं, जो भी है मतलब पॉपुलर पीपल, किसकी कितनी लॉन्जिविटी है हाँ, सब्जेक्ट वाइज। मैंने आपको कभी फ्री होते हैं ना, असिस्टेंट बैठे रहते हैं, रख लेते हैं उनको, बेचारों को काम नहीं होता, तो मैं ऐसे फालतू काम देता रहता हूँ, चाहिए करके बताओ, वो करके बताओ, वो करके बताओ। आप देखिए सबसे अधिक फर्टिलिटी जिस जॉनरा की, एक तो फूड है, योगा है, सेक्स है, जोक्स हैं, मीम्स हैं, नाच गाना तो है ही। सबसे ज़्यादा प्री मैच्योर डिमाइस जिस जॉनरा का है, मतलब एक आदमी आया, उसने वो चैनल शुरू की, स्पेशलाइज्ड, उस पर काम करा, और वो 6 महीने 1 साल में ख़त्म हो गई। गैस करिए क्या है? कविता, हाँ, आई एम श्योर, शेर व शायरी, पोएट्री। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए हमेशा हर 6 महीने में नए लोग आते रहेंगे, पुराने गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आते हैं, कुछ चलता नहीं है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, मीम बनाने लगते हैं, फुअर कॉमेडी और नाच गाना, ये सब हो गया। अब मैं आपसे एक जटिल सवाल पूछना। पूछिए, आई होप मैं जवाब दे पाऊँ। नहीं आ रहे आप, क्यों नहीं? आप आ रहे थे तो इसलिए मैं कुछ लोगों से, आने के पहले 1 घंटे गाड़ी में था, तो कई लोगों से कुछ फ़ोन पे मैंने कहा जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। कुछ ऐसी भी प्रतिक्रिया आई, कई लोगों ने ये बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये जो बढ़ गया है औरतों को लेके डिसरिस्पेक्ट, और मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, प्रोटेक्टिव नहीं फील करना एंड ऑल दैट, इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। ओके, कहने के जब एक्ट्रेसेस से लेकर कोई भी लड़कियां, गांव की भी लड़की से लेकर टॉप मोस्ट स्टारलेट्स, पॉलिटिशियंस भी आजकल, तो अगर हर कोई डांस कर रहा है, और जब डांस करता है, आप जानते हैं, आई थिंक ये टैबू सब्जेक्ट है, बोलना नहीं चाहिए औरतों के विषय में, लेकिन लड़के भी करते हैं। मीन जो जेस्चर्स हैं, राइट, जो जेस्चर्स हैं वो बड़े प्रोवोकेटिव हैं, वो बड़े टिटिलेटिंग हैं, और वो बेसिकली सेक्सुअली अराउज करने के लिए ही यूज़ होते हैं क्रिएटिव फॉर्म में, आर्ट डांस में। अगर आपको काम के ऊपर बात करनी है, देन ओनली विल मेक दोस पोजेस। आप खजुराहो वगैरह में भी देखिए, जो ट्रायंगल स्टैचूज हैं सारी, वो एक पर्पस है उसके पीछे, हर एक नहीं ट्रायंगल में नहीं खड़ी है। तो उनका ये कहना है कि जब इस लेवल पे हो गया है, then men have also got freedom to call them anything, send them dirty pictures and abuse them on social media, and this sexual humiliation of each other, women especially, is become socially acceptable now. ये जो डिफेंस है, ये क्या करेक्ट है? क्योंकि लॉजिकली तो इट मेक सेंस, लेकिन सोशली डजंट मेक सेंस। ये थोड़ा दुविधा वाली बात है, इसमें आप क्या सोचते हैं? इस पर मैंने बहुत सोचा था बीच में। कोई कहता है अगर कोई लड़की समझिए बहुत कम कपड़ों में बहुत ही इरोटिका टाइप डांस कर रही है, तो क्या दूसरे बंदे को इस बात का हक पहुंचता है कि उस पर अश्लील कमेंट कर सके? अब आप कहेंगे नहीं साहब, उसकी ज़िंदगी है, वो जो करे। तो अब ये लड़के की लॉजिक ये होती है, तो फिर आप अपने घर में करिए भाई, आप पब्लिक में आई हैं तो पब्लिक स्पेस में, देन यू हैव ओपन योरसेल्फ। वही है, ये ताली तो 2 हाथ से बजती है। तो ये क्या है, इसमें बताइए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मीटू मूवमेंट हुआ था जी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक एक्ट्रेस, मतलब कोई नाम नहीं है उनका, मतलब आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, उन्होंने एक बहुत बड़े फिल्म मेकर पे इल्ज़ाम लगाया था। फेयर इनफ, मतलब ये वो पीरियड था जब पीपल वर कमिंग आउट ऑफ द क्लोसेट। तो पहले दिन एवरीबडी वाज शॉक्ड, और तो सबको पता था उन फिल्म मेकर के बारे में कि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। 2 दिन बाद उन मोहतरमा का फिर इंटरव्यू आया,
कि मैं उसके जब उन्होंने वो किया एपिसोड, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं है। दैट सेट मी थिंकिंग कि आपने फ़ोन क्यों किया दोबारा, आपने दोबारा फ़ोन क्यों किया। अब जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया आपका, वो नाराज़ हो गए, ठीक है, आपने उस वक्त उनको फेवर नहीं दिया, लेकिन आपने उनको फ़ोन क्यों किया, वो आपसे नाराज़ हो गए। और अब आप उस चीज़ को यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं जो ताली दो हाथ की बजने की बात कह रहा हूँ, भाई आपने मुझे गंदी तरीके से छुआ, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाया, या तो मैं घुसा मारूंगा आपको उस वक्त, जी या मैं भाग जाऊंगा वहाँ से। जी शोर मचाऊं ना मचाऊं वो मेरे पर्सनल, मतलब मेरी तरबियत और मेरे एटमॉस्फेयर के ऊपर है, लेकिन मैं आपको दोबारा फ़ोन नहीं करने वाला हूँ। तो जो आपने कहा, ये दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ जो कंसेंसुअल वाला जो मामला है ना, वो मुझे नहीं समझ में आता है कि हाँ आपने, मतलब मैं दोनों लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फिल्म बनाई थी उनकी, वो फिल्म या जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो भागीदार नहीं है इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में, बच्चे कजिन्स के बीच में, वो भागीदार नहीं है, वो प्रोवोकेटिव नहीं है। इंडिया में कॉन्सेंसुअल सेक्स डज नॉट होल्ड गुड Yes. इन लॉट ऑफ केसेस, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन वो है। तो अब मैं समझिए, मैं किसी से बोलता हूँ जाओ जाके बाहर धूप में बैठ जाओ, और वो जाके यहाँ बैठ जाए अगर आदमी, तो क्योंकि मैं अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, उसको सोच भी नहीं सकता कि इसको वो डिनाई कर सकता है। मैं कहूँ मैंने तो बोला, वो तो अपनी मर्जी बैठ गया जाके, वो तो अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना करिए वो हो रहा है। प्लीज। जो कंसेंसुअल की बात, अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप कह रहे थे कम कपड़े, मैं पब्लिक प्लेस में, हमें पता है, आपको भी पता है, लॉट ऑफ पीपल मेक आउट इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रू। राइट, दे केयर अ डैम। या अब कोई तीसरा आदमी आके आपको वायलेट करता है, तो क्या है, किसकी गलती है? अब आपको किसने इजाज़त दी फिल्म हॉल के वॉशरूम में मेकआउट करने के लिए, या सिनेमा हॉल में पीछे सीट पे बैठ के करने के लिए? 10 लोग अगर आपको देखेंगे, हो सकता है वो आपकी पिटाई भी कर दें, जो करते हैं बहुत केसेस में। बहुत, अरे पुलिस तो कितना मारती रहती है गार्डन वार्डन में, लड़कों जो बीच पे सब जगह पीटती है। तो क्या है वो, तो दो हाथ से ताली बजती है ना भाई। मैं, जो हम वर्ड संस्कार यूज करते हैं और सिविलाइज्ड यूज करते हैं, मैं सिविलाइज्ड रहूं, पब्लिक स्पेस में जा रहा हूं, मैं तौलिया मान के तो सड़क में नहीं निकल सकता ना। जी। कोई मेरा तौलिया खींच लेगा, फिर मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता मेरी जो मर्जी थी वो मैं पहन के निकला और तुमने कैसे किया ये। तो मैं सभ्य तरीके से बिहेव करूं, सामने वाला सभ्य तरीके से बिहेव करे। आई थिंक दैट इज वॉट वी नीड। मैं जो हमेशा मतलब हमेशा क्या कह रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में, जो मैं हमेशा बात करता हूं कि हमें प्रीडेटर को कॉल आउट करना है, वायलेटर को कॉल आउट करना है, उसको इंसाइट नहीं करना है। जी हाँ, ये नहीं कि आप उसको इतना ज़्यादा वो करो, स्टिमुलेट करो कि वो प्रेडेटर बन जाए। हाँ, मतलब बच्चियों का कोई कसूर नहीं है ना। जी जी जी। जो हमारे घर में हमारी माएँ, भाभियाँ, बहनें हैं और घर में घुस के कोई अगर करे, उनका कसूर नहीं है। लेकिन अगर मैं सड़क पे आधे कपड़े में घूम रही हूँ और मैं मेकआउट कर रही हूँ किसी के साथ, और मुझे 15 लोग कुछ भी करें, मतलब क्या होता है वो, गैंग रेप हो, पिटाई हो, पत्थरबाजी हो, देन देयर वन हैज टू मेक अ चॉइस कि यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। यू कैनॉट से ये मेरी बॉडी है और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पेस है। नो 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 नो, हम सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इसलिए भी इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन है? एक तो देखिए, आप ये वर्ल्ड की किसी कंट्री में नहीं मैंने देखा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे 2-4 देशों को छोड़ के मैंने कहीं नहीं देखा है कि लोग आपको घूर घूर के देखते हैं। हाँ। ये सिर्फ इंडिया की बड़ी खास बात है। अब आप निकल जाइए
किसी भी जगह पे आपको 10-15 लड़के खड़े होंगे, कोई खड़े होंगे, आपको घूर के देखते रहेंगे, लड़की है तो देखेंगे ही देखेंगे, गलत मानते नहीं हैं, संभव ही नहीं है। और अगर बस में ट्रेन में लड़की है तो थोड़ा सा उसको टच कर लेना तो इज़ लाइक कॉमन हॉबी इन इंडिया। पर ऐसा नहीं है कि इसमें स्टेट का भी एक रोल है। हम लोग स्टेट को इग्नोर क्यों कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू रेप? जब रेप हो जाता है तब हम कहते हैं आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया। महिला सुरक्षा, जिसको ये सरकारें और पॉलिटिशियन महिला सुरक्षा बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या स्टेट का फ़र्ज़ नहीं है? अगर एजुकेशन स्टेट के पास है तो क्या स्टेट का फ़र्ज़ नहीं है कि एक कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाए? CSR कॉर्पोरेट बोलते हैं ना, कलेक्टिव गवर्नमेंट, एक ऐसी की जाए और ज़ीरो टॉलरेंस, जो वाकई में दिखे, ज़ीरो टॉलरेंस लेवल पे इस इशू को हैंडल किया जाए। पर कैसे करेंगे? आज 90% तो फिर वो पॉलिटिशियंस ही जेल चले जाएंगे अगर वो करने जाएंगे तो। हालांकि ये मजाक की बात है, लेकिन इसमें कोई गलत भी नहीं कह रहा हूँ मैं। what role can state play? Can state play any role? State should play a role. I mean, that's logically, but the fact is, how does one implement it? That the state has to decide. वो जो आपने कहा कि 90% तो फला, क्योंकि लाइंस ब्लर होना, ब्लर होती हैं लाइंस, ऑफ कोर्स 90% केसेस में ब्लर होती हैं। लाइंस ब्लर होती हैं। लाइंस को वो ऑब्जेक्टिवली देखना, तो जो भी स्टेट जिसको भी अपॉइंट करे उसके अंदर वो देखना पड़ेगा कि किसको अपॉइंट किया जा रहा है, किसके अंदर वो सेंसिबिलिटी है। पर ये विमेन कमीशंस वगैरह जो है वो तो सब पॉलिटिकल हैं, सब वो political हो जाता अपने है। जिस पार्टी की होती हैं वो उसी पार्टी के एडवांटेज के केसेस को करती हैं हाईलाइट, जो दूसरी पार्टी के होते हैं वो दूसरी पार्टी के। हमने रेप और मोलेस्टेशन को और औरत की डिग्निटी को एकदम वो सिलेक्टिव बना दिया है, पॉलिटिकल कर दिया है। प्रॉब्लम वही है। मैं पॉलिटिकल हूँ, बट आई कीप माई पोलिटिकल व्यूज टू माई सेल्फ. आई डोंट टॉक अबाउट दैम. बेटर बी सेफ. नहीं, इट्स दैट बिकॉज आई टेल यू व्हाई. इट्स नॉट जस्ट बीइंग सेफ. मुझे लगता है मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगा. जी. तो आई एम पोलिटिकली अवेयर. आई अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी, बट आई लाइक टू जस्ट मैं भी पहले बहुत बोलता था, राइट. और मैं आपको चलिए एक किस्सा बताता हूँ. हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, पता भी नहीं चला टाइम कैसे कट गया. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. जी. एक फेज़ आया मेरे लाइफ में जब मुझे लगा कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो लोग गलत मीनिंग निकाल रहे हैं उसका. एक छोटा वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, तो कि मैं कुछ भी लिखूँगा तो लोग उल्टे उससे देखेंगे. ये बोलो तो वो समझते हैं, वो बोलो तो वो समझते हैं. सोशल मीडिया ऐसा मीडियम नहीं है. तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड सफोकेटेड. माई वाइफ टोल्ड मी समथिंग वेरी नाइस. ही सेड यार टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. मैंने ये बोला कि ये है तो लोग गलत समझते हैं. कुछ भी बोलो तो लोग उल्टा बोलते हैं, कहते हैं ये मत बोलो. मैं किसी से बोलता हूँ यार ये, कहते हैं यार ये मत बोलना पब्लिक में, अरे वो मत करना, फिल्म में ये मत दिखाना, ये मत करो, अरे अब तुम ये हो गए, ऐसे कपड़े पहन के जाओ, ये वो. तो आई एम फीलिंग वेरी सफोकेटेड. आई एम अ वेरी फ्री पर्सन एंड आई डोंट लाइक एनी बडी टेलिंग मी एनीथिंग. कहती है इस फीलिंग के साथ थोड़े दिन जिंदा रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा भारत में औरतों के साथ क्या होता है. बचपन से, पल्लवी ने बोला मुझे, उसने बोला कि बचपन से उनको बोला जाता है ये मत करो, वो मत बोलो, ये मत करो, वैसे बैठ जाओ. मैंने कहा वो आदमी आके मुझे गाली दे के चला गया और मैं पलट के अपने डिफेंस में कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ. करेक्ट. लड़कियों से क्या बोलते हैं, चुप हो जाओ, मत बोलो, ऐसे मत, अब तुम ये पहनो, अब वो हो गए वो पहनो, सास के सामने ऐसे बिहेव करो, ससुर के सामने बैठ जाओ, अरे बड़े हैं खड़े हो जाओ, अरे तुम ही जाके चाय. पूरे टाइम हम औरतों को बोलते हैं, एक ऐसी साइकी क्रिएट कर देते हैं where she feels that she is here only to take orders from people, and 8 or 8.5 out of 10 women in India go through that. ऐसे माहौल में चीज़ें बदलने के लिए मुझे लगता है आपने जो फिल्म बनाई है, इट्स अ वेरी, मैं दिल से बोल रहा हूँ ना, मैं करता नहीं ये सब, मैं कोई पॉडकास्टर तो हूँ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आप इसके बाद क्या बनाएंगे नहीं बनाए. पर मुझे जब राम ने बोला तो मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई जनरली बात करेगा नहीं, पॉडकास्टर्स आएंगे नहीं, मीडिया चर्चा करेगा नहीं, फिल्म आएगी जाएगी. फिर आपकी फिल्म आज लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन आपकी फिल्म सैटेलाइट पे आएगी वो भी बड़ी मुश्किल, बिक गई कि नहीं बिकी आपकी? हाँ, बड़ी मुश्किल से बिकेगी. बी पेशेंट, ये सब होता है, मेरे साथ हुआ है. तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन जब वो बिकेगी तो बहुत लोग तारीफ़ करेंगे, पर उसमें आपका कोई एडवांटेज नहीं होगा कमर्शियल और समथिंग. तब तक बेटी विदा हो चुकी होगी. तो यहाँ इस तरह की फिल्म बनाना बहुत ही कठिन काम है.
लास्ट मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, व्हाट आर दोज थिंग्स यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट यू फील अबाउट दैट स्ट्रगल और हार्डशिप यू हैव गॉन थ्रू, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट, शुड पीपल मेक दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, और नहीं भाई मत करो, ये इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हार्डशिप्स तो बहुत बहुत रही, बट पैसे किसने लगाए आपकी फिल्म में? मैं नहीं लगाए। सारे? हाँ, कुछ दोस्तों से लिए, कुछ एफडीज तोड़े, तो अभी वापस कैसे होंगे? देखेंगे। चलिए, वेलकम टू द क्लब। आप हमारे टाइप के हैं, दिल फेंक आदमी है, पैसे को लेके चलिए। अच्छा है। तो वेटिंग गेम रहा, मतलब इसमें शुरू में कुछ आए तो अच्छा, शुरू में होता ना जब मैं ये फिल्म बना रहा हूँ तो लोग कहेंगे अरे वाह बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, तो जुड़े एक आध कुछ लोग, फिर उन्होंने मार्केट में 6 करोड़ 7 करोड़ कोट करना शुरू किया। मैंने कहा भाई ये 6 करोड़ 7 करोड़ वाली फिल्म नहीं है, प्लीज़ डोंट गेट मी इनटू दैट जोन। मैंने कहा आई डोंट वांट टू टेक समबडीज मनी एंड देन। तो खैर कुछ लोग आए, कौन एक्टर है, कौन स्टार है, यू नो हाउ इट इज़। पहली चीज मैंने, क्या बना रहे हो अगला, मैं जैसे ही बोलता हूँ क्या बना रहा हूँ, अब नहीं बोलते क्योंकि उन्हें समझ में आ गया बिना स्टार के ही बनाता हूँ। पहले स्टार कौन है, हाँ, कौन है, तो मैं बोलता था अच्छा उसमें मिठुन चक्रवर्ती है। नहीं नहीं, स्टार कौन है? मैंने कहा वो लड़की है श्वेता बासु प्रसाद। नहीं नहीं, स्टार कौन है? वो सोच ही नहीं सकते स्टार के बिना फिल्में बना सकते हैं। आपको मालूम है 2-3 फिल्में, जैसे एक आपकी फिल्म्स विच इंस्पायर्ड मी टू डू दिस, वन वाज योर ताशकंद फाइल्स, और रियली, चलिए थैंक यू। और एक हंसल मेहता की शाहिद। कौन सी? शाहिद। हाँ हाँ, शाहिद बनाई थी उसने। देखिए ये वो फॉर्मेट्स हैं, दीज फॉर्मेट्स हैव इंस्पायर्ड मी। आपको मेरी अगली जो फिल्म आ रही जी। है उसका फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा वो है, डिस्रप्टिव है, आपको अच्छा लगेगा। आम आदमी का पता नहीं, पर जो लोग थोड़ा भी क्रिएटिव हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप बताना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं बताना चाहूँगा, उसके पहले ही लोग चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। पर मैं कहीं आपको थिएटर दिखता होगा मेरी फिल्मों में। मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपकी वैक्सीन वॉर देखी जी, और आपके कुछ लॉन्ग शॉट्स क्लाइमैक्स के और शुरू के भी, व्हेन दे आर वॉकिंग अप एंड डाउन पूरे क्राइसिस में, वो मुझे कमाल लगे। उसमें डायलॉग्स नहीं थे, उसमें मैंने इनफैक्ट आनंद महादेवन को फ़ोन किया अच्छा और मैंने कहा मुझे ये लॉन्ग शॉट्स बहुत पसंद आए। अच्छा, तो क्या होता है कि वो ग्रामर जो होती है ना, कहीं हर फिल्म मेकर की जो अपनी ग्रामर होती है, वो किसी और को इंस्पायर एट सम पॉइंट करती है। तो मैं ताशकंद फाइल्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वही हीरो कौन है, कोई नहीं था, हीरोइन कौन है, कोई नहीं थी, अंदर शूट हुआ था सारा। जी जो आप थिएटर की बात कर रहे हैं, जी, और वो जो डिस्कशंस टेबल पे, राउंड द टेबल जो डिस्कशंस हो रहे थे, लोगों को लगता है ये बहुत आसान चीज़ें हैं शूट करने की। दीज आर नॉट, दीज आर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको वो एडिट करके वो इंटरेस्ट मोमेंटम क्रिएट करना, बाहर का मैं एरियल शॉट हेलीकॉप्टर से शूट करूं, आई थिंक इट्स फार मोर ईजियर। हाँ, स्टार्स के साथ फिल्म करना तो बहुत शूट है, नहीं, और इजी है। ऊपर मैंने एक हेलीकॉप्टर लगा दिया, बेहतरीन वादियों में शूट किया और बाद में कलरेशन में उसको और खूबसूरत कर दिया जी मैंने जी जी जी, VFX डाल के। बट यू नो, शूटिंग दीज थिंग्स, शाहिद में मैंने हंसल जी से पूछा बाद में, आपने वाकई में ये फिल्म पैसेट ब्लैक में बनाई थी? He said yes. I spoke to his cameraman. I was trying to get him on board for my film. He said सर वो तो 40 लाख में बनाना चाह रहे थे, हमने हाथ जोड़ लिए थे उनके। सर ये हमने बुद्धा ना ट्रैफिक जैम 1 करोड़ में बनाई थी। देखिए, मैंने भी यस पापा, द एक्चुअल कॉस्ट वाज 1.5 जो बनी है। फिर वो मार्केटिंग, मिसलेनियस, ट्रैवलिंग, आप यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। और मुझे जो सबसे अफसोस इस बात का होता है कि मैं दुनिया में, आप बताइए, कोई भी बिजनेसमैन जब आपको अपना क्या बोलते हैं ये प्रोडक्ट बेचता है तो कभी आपको ये बताता है कि उसकी कॉस्ट क्या है? हाँ। आपने कभी किसी सर्कस में जाके पूछा इसकी कॉस्ट क्या है? किसी थिएटर में जाके पूछा इसकी कॉस्ट क्या है? कोई डांस हो रहा है, पूछा कॉस्ट क्या है? किसी कवि सम्मेलन में गए, कवि से मुशायरे में पूछा कि बताइए इसकी कॉस्ट क्या है? किसी पॉलिटिशियन से पूछा आज तक इसकी कॉस्ट क्या है? ये, और दूसरा, कभी आपने किसी बिजनेसमैन को चिल्ला चिल्ला के हर रोज बोलते सुना है आज सुबह मेरा ये 25 करोड़ हो गया, दोपहर को 30 हो गया, रात को 11?
अच्छा वो भी नहीं बोल रहा, उसके आसपास लोग इतना बोल रहे हैं। ये क्या मंडी बाजार बना रखा है, बस मछली बाजार से भी बुरी हालत इसकी है। विश्व में 100 कंट्रीज में सिनेमा बनता है, 100 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो घंटे घंटे मैंने इतना बिजनेस किया, मैंने इतना बिजनेस किया, इसका हिसाब किताब देती है। हॉलीवुड में आपने कभी किसी फिल्म को देखा, रिलीज हुई तो उसके बारे में रोज लोग बात कर रहे हैं। फिल्म होती है, ये हमने क्रिएट किया इन लोगों को। एंड दैट्स द रीजन आई इन्वेस्ट। सी व्हेन आई डू दीज थिंग्स इट कॉस्ट मी मनी, राइट। मैं फ्री में तो नहीं होता, आप जानते हैं, कैमरे आते हैं, लाइट आती है, होता है, एडिट होता है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं हमेशा ऐसे लोगों को बुलाता हूँ जिनकी फिल्में, कोई सुधीर मिश्रा को मैंने बुलाया था, मैंने देखा वो मैं आज भी शाम को किसी को बुला रहा हूँ। मैं कल एक सीरीज आई है, मामला लीगल है। अब उन बच्चों को किसी ने पूछा नहीं, किसी को मतलब नहीं डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, किसी को मतलब नहीं है। मैंने उनको बुलाया है कल। तो मैंने कहा कि मेरी कोशिश ये रहती है कि इस तरह की चीज़ को कोई तो प्रमोट करे। आई डोंट वांट टू डाई बिलीविंग और थिंकिंग कि मैं तो भाई बस बॉक्स ऑफिस फिगर के पीछे भागा। मैं चिंता नहीं करता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप और फिल्में बनाएं, इसलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। जी। कई लोगों को लगता है कश्मीर फाइल में बड़े पैसे कमाए। आप भी जानते हैं जब स्टूडियो होता है तो पैसे कौन कमा। जब हम कश्मीर फाइल बना रहे थे, हमारी चवन्नी नहीं थी, हम अकेले खड़े थे। मैंने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट अपने घर के अगेंस्ट लोन लेके उसमें इन्वेस्ट किए थे। हम कहाँ जाते, तो हमारे पास 2 लोग मिल गए जिनने कहा हम पैसा लगाते हैं। जो पैसा आप स्टूडियो जब पैसा लगाता है, मैं थोड़ी संजय बंसाली था कि मुझसे कहते अच्छा भाई 50% आप रख लीजिए और बाकी हमें दे दीजिएगा। लोगों को लगता है कश्मीर फाइल्स हमने बहुत कमाया, उससे हमने बहुत ज़्यादा नाम, कंट्रोवर्सी, ये सब कमाया होगा, मानता हूँ, जो भी है। लेकिन अब जो मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ, मुझे उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कहते यार आपने घर खरीद लिया। अरे मूर्ख लोग हैं, मैं पिछले 30-40 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था। ये हमारा वो इंस्टॉल में आप पैसा देते हैं, वो धीरे धीरे स्लैब बाय स्लैब पैसे लगते हैं। 3-3 साल में बिल्डिंगें बनती हैं। आप इन्वेस्ट 3 साल पहले करते हो और कमबख्त उसका रजिस्ट्रेशन उसी वक्त होना था जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई। लोगों ने टू जोड़ दिया। उन्हें लगा मैं इतना फकीर और गरीब था सड़क पे खड़ा हुआ कि मेरे पास चवन्नी नहीं थी और अभी मैंने कश्मीर फाइल से पैसा कमाया। अब मेरे पीछे पड़े रहते हैं कश्मीर। उसके बावजूद मैं इतना करता हूँ। मैं कश्मीर से रिलेटेड, कोई एक्टर है, कोई राइटर है, म्यूज़िक वाला, और कश्मीर क्यों, मैं कोई सिर्फ कश्मीर ही थोड़ी एक चीज़ है, पूरा हिंदुस्तान है। उन लोगों को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कल्चर आना चाहिए। पहले लोग बहुत करते थे, अब कैसे करते हैं, मतलब होगा तो चमचागिरी में प्रमोट करते हैं कि बाहर जाके मेरी तारीफ करें। डार्लिंग, डियर, ये सब करते हैं, ओ डार्लिंग तुम ये। पर मैं जब आया था इस इंडस्ट्री में, लोग वाकई में सिखाते थे बैठाल के कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी चीज़ों में। जब अच्छी चीज़ों में सोसाइटी इन्वेस्ट करना बंद कर देती है, राइट, और सिर्फ हुल्लड़ में, भीड़ में इन्वेस्ट करना चालू कर देती है, तभी ये रेप, एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन, इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। और ऐसे में जो लोग हिम्मत करके इस पर फिल्म बनाते हैं, मेरे ख्याल से वो असली नेशनलिस्ट और पेट्रियट्स हैं, वो असली ह्यूमन बीइंग्स हैं। मेरी अपनी विचारधारा है। आप मेरी सब जगह देखिए, मैं जब नेशनलिज्म की बात करता हूँ, मैं कभी हमेशा बोलता हूँ झंडा पकड़ना नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म है टू बी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स। तो यू हैव मेड अ ग्रेट एफर्ट। आपने मुझसे प्रॉब्लम्स पूछी थी। एक प्रॉब्लम जी, ये है, पिछले 1.5 साल से हर महीना कैसे चलने वाला है इज अ चैलेंज। घर कैसे चलेगा अगले महीने इज अ चैलेंज। ये भी खत्म नहीं हुआ, आप डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं है, अभी चलेगा और लंबा। मुझे मालूम है। अभी आप सैटेलाइट और उसके लिए ओटीटी के लिए स्ट्रगल करेंगे। अभी एक LA बेस्ड सेल्स एजेंट हैं, एक्लॉन स्टूडियोज, देव डन अ डील विथ मी। अरे वंडरफुल। बट वो, लेकिन वो पे बाय वाला है। हाँ, बट तो इंडिया में क्यों नहीं भेज देते आप इसको किसी को ओटीटी में? करेंगे, अभी कोशिश करिए। अभी मैं आपको सच बताऊं, मैं रैंक आउटसाइडर हूँ। अच्छा, मैं रैंक आउटसाइडर हूँ। मैं थिएटर करता था। थिएटर की मुझे ग्रामर जिसको लोग मुझे थिएटर में करने लगे थे, कमर्शियल थिएटर। अभी थिएटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहा हूँ तो मैं। इसी को थिएटर में ले आइए ना। मैं नहीं, इसका फॉर्मेट अलग है, इसका नहीं। अच्छा, ये नहीं आ पाएगा। और दूसरा मैं करता हूँ 2 एक्टर 3 एक्टर के साथ। वो ग्रामर में अलग प्ले करता हूँ। कितनों को ट्रैवलिंग करानी है, क्रू कितना होगा, वो समझता हूँ मैं चीज़ें। तो इसलिए आई कीप दैट, आई इन्वेस्ट मोर ऑन लाइट्स एंड म्यूजिक, आई कीप दैट ऑस्टेंटेशियस। तो जैसे स्टार्स हमारे अच्छे होते हैं, मतलब आई वर्क विद पीपल लाइक शेखर सुमन, दीप्ति नवल, जी जी। जीनत जी, लेट सतीश कौशिक।
आपकी तो जीना जी ने भी तारीफ की फिल्म की, मैंने पता जी, जी। श्रद्धा कपूर ने, दीप्ति नवल और हेमा मालिनी जी ने भी की है, बताइए। हेमा जी ने की। तो ये सारी जो एम्पावर्ड औरतें हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, सबने तारीफ की है, तो इससे अच्छा क्या हमने हो फिल्म सकता है? दिखाई असम सीएम की वाइफ को, रिमी जी को। क्या बोली वो? शी लव्ड इट। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप यहाँ रिलीज कर रहे हो तो आसाम आपका है। शी सेड आपने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, आसाम आपका है। लेकिन हम आसाम नहीं रिलीज कर पाए। स्मृति जी को दिखाइए ना, वो तो उसमें विमेन वेलफेयर ही है ना उनके पास, तो उनको दिखाइए हो सके तो। मैं तो दिखाना चाह रहा हूँ पहले दरअसल ये सिस्टम था, गवर्नमेंट इस तरह की फिल्में लेके ना, गवर्नमेंट वुड प्रोक्योर देम एंड शो इट टू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। अब बंद हो गया वो। इस वक्त मैं इंडिविजुअली जा रहा हूँ, स्कूल्स के दरवाजे खटखटा रहा हूँ, यहाँ खटखटा रहा हूँ, यू नो दैट प्लीज लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई विल हेल्प यू आउट वेयर एवर। क्योंकि मेरा बेसिक मोटो इस वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। मैं नाम ले लेता हूँ, मैं रोज़ सिनेमा हॉल्स जा रहा हूँ और धमकी मिलती है कि आज हटा देंगे फिल्म को, कल हटा देंगे फिल्म को। फिर मैं कुछ करता हूँ तो एक दिन और फिल्म रुकती है, फिर एक दिन और फिल्म रुकती है। मैं इससे डेविस्टेटेड सैड नहीं हूँ, मुझे मालूम है ये स्ट्रगल है। यो आप एक देखिए, मैं आपको लास्ट बात कर रहा हूँ, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम 6 साल अटकी रही। जी, मैं उसको लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी झगड़े हुए, लड़ाई, क्योंकि मुझे पता पॉलिटिकल है। फिल्म थी तो मारा पीटी हुई, मेरा कंधा तोड़ा, ये किया वो किया, ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स है, लेफ्टिस्ट वेफ्टिस्ट, लेकिन मैं फिल्म मेकर की तरह जगह 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 जगह, अभी भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज कहता, अभी परसों ही हमने उसकी वो भेजी है स्क्रीनर की लिंक, मैं सब जगह दिखाता हूँ। मैं उस फिल्म को मैं सच बता रहा हूँ, जितने लोगों ने कश्मीर फाइल देखी होगी जी। उसके कम से कम 70% लोगों ने बुद्धा इन ट्रैफिक। आपको स्टूडेंट नहीं मिलेगा कोई इंडिया में ऐसा जिसने वो ना फिल्म देखी ना हो। देखी हो। एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। मैं कोशिश वही कर रहा हूँ। और तो आप बताइए क्या करना है, जुड़ते तो हैं, करते हैं, इसको चलाते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो इस तरह के वार्म हार्टेडनेस ना कमाल चीज़ होती है। बिकॉज मैंने देखा है पिछले 5 साल से, राम हैज़ बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। सो मेनी पीपल, आई मीन देव स्टूड अप, माई कास्ट, माई क्रू। पैसे नहीं मांगे मुझसे पूरे, जब बेच दो तो दे देना। सही, ऐसे ही बनाना है ये, मुझे आई लव दिस स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। मैं शुरू में गया, मैंने कहा देखो पैसे नहीं सर। जिस दिन मैंने ये फिल्म डिसाइड किया था ये फिल्म बनानी है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये थे। लॉकडाउन चल रहा था, शोज़ बंद हो गए थे। मुझे याद है दिवाली पे मैंने फेसबुक पे लिखा, यस पापा, दैट्स द डे आई डिसाइडेड आई एम मेकिंग दिस फिल्म। वाह, क्या बात है। और दिवाली बन भी गई, और रिलीज भी हो गई। रिलीज़ हुई। 5 साल का सफ़र है ये, राइटिंग से लेकर रिलीज़ का, जिसमें मैं बहुत लोगों को क्रेडिट दूंगा, बहुत लोग के साथ। मतलब आई एम नॉट बिटर, आई न्यू इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट जर्नी। एंड आई वुड स्पेशली मेंशन महादेवन एंड अपना अनंत महादेव और ये गीतिका। गीतिका लड़की जो है, मैं आपको बताऊं, आई विल गिव क्रेडिट टू देम टू एक्ट, वेरी फ्यू पीपल एक्ट इन दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। आनंद जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझसे कही। कुछ एक बड़े फिल्म मेकर, उन्होंने मुझसे कहा डोंट मेक दिस फिल्म नाउ, इट्स नॉट द राइट टाइम। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पागल हो गए, क्यों कर रहे हो। एक एक्टर दोस्त हमारे घर आए, मेरी बीवी को कह कि इनको समझाइए ये पिक्चर ना बनाए, पहली फिल्म ये ना बनाए, लव स्टोरी बनाए, ये तो उस्ताद हैं उसमें। जी जी जी। मुझे बनानी थी ये। आनंद जी से मैंने जब ये बताया तो ही सेड, फिल्म इंडस्ट्री में जब आपको 100 लोग कहते हैं कि कुछ मत करो, वो तो बनाना ही चाहिए। इट्स टाइम फॉर यू टू गो अहेड एंड मेक इट। यस, सो थैंक यू वेरी मच, Thank आई you. विश यू ऑल द बेस्ट। मैं कभी गुफ्तगू हम लोग थिएटर एडिटर के बारे, जनरली लिटरेचर थिएटर की करेंगे, कभी आइए, जब आपका मर्जी, आपका ऑफिस है, आपका स्टूडियो है, फ़ोन बहुत करिए, बहुत हमारा शुक्रिया। क्या है। मतलब हम तो शौकिया करते हैं। मदद नहीं, और ये बड़ा दिल खोल वाला कॉन्वर्सेशन था जो मुझे हाँ, उसमें क्या है। वरना क्या होता है कि मेरी बीवी अक्सर कहती है कि तुम बोर्ड हो जाते हो, आपको फिल्म बनाने में कैसा लग रहा है। यू नो दीज आर द क्वेश्चंस, यू अरे नो। बकवास वो, अच्छा इनके साथ काम करके कैसा लगा, अरे भाई अच्छा लगा बुरा लगा, तुम्हें क्या लेना देना है उससे भाई। हाँ, मेरे झगड़े हुए उससे। मैं उल्टा पूछता हूँ, तू बता, ये जो तू आजकल अपने कॉर्पोरेट मीडिया हाउस के लिए बकवास लिखते रहते हो, वो लिख के कैसा लगता है, तो भाग जाते हैं वो जर्नलिस्ट दूर। तो मैं तो जूते पे रखता हूँ इन लोगों को। एनीवे, सो प्लीज़ कीप डूइंग ग्रेट वर्क। Thank you so much. एंड जो भी इसको देखा आप लोगों ने, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ें देखते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी है,
और मैं ये सबको बोलता हूँ, अगर आपके काम को एक आदमी भी देख के उसके बारे में सोचता है तो वो काम वर्थ इट है और वही क्रिएटिव काम है। और अगर लाखों करोड़ों लोग भी आपकी फिल्म देखने के बाद उसके पोस्टर में मूंगफली बंद करके या पान की पुड़िया की तरह खा के नीचे फेंक देते हैं, ऐसे काम के आप हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए भी कमाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यही दुनिया है, हर सवाल व जवाब यही होगा, हर हिसाब व किताब यही होगा। और जब आपका हिसाब व किताब और सवाल व जवाब होगा, आपकी बैलेंस शीट प्लस में होगी, मैं वो गारंटी कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हौसला अफजाई, और थैंक यू सो मच। थैंक यू।